जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, स्किल्ड लेबर के कितने आवर्स चाहिए? 5। और सेमी स्किल्ड के कितने चाहिए? इसके भी 5। कहता है जी स्किल्ड लेबर जो है अवेलेबल है, ठीक है, अ स्किल्ड एम्प्लॉय पोजेसिंग सच ब्ला ब्ला इज अवेलेबल एंड ही इज करंटली पेड वेजेस ऑफ 5 पर आवर, ठीक है। A replacement would, however, have to be obtained at the rate of 4 per hour of work that would otherwise be done by skilled। वो कह रहा है कि जी किसी और काम पे लगा हुआ है, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट किसी और काम पर लगा हुआ है। जैसे मैंने कहा था सेमी स्किल्ड के काम पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है, फिर पढ़ो, A replacement would, however, have to be obtained at a rate of 4 per hour of work that would otherwise be done by यानी ये स्किल्ड लेबर जो काम कर रहा था, अगर ये स्पेयर है इसको हम इधर यूज कर लें तो फिर हमें रिप्लेसमेंट चाहिए होगी उस काम की जो अदरवाइज ये कर रहा था। जरा दोबारा पढ़ें आप इसको, फिर मैं दोबारा पढ़ाता हूँ। यहाँ से पढ़ना शुरू करें, यहाँ से skilled employee possessing necessary is available in spare capacity and he is paid, और पूरे पैसे भी दे रहे हैं। देखो जब भी कभी वो कहेंगे ना इस तरह से सवालों में, he is paid इतने रुपए, और नहीं बोला कि दिस इज 30% या 40% स्पेयर टाइम के अंदर हम इतना पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम फुल पे कर रहे हैं, वही नॉर्मल है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है, skilled employee possessing necessary skills is available in spare capacity and he is currently paid wages of 5 per hour, ठीक है। अब जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ और इस क्लास में बैठे हैं वो तो मौज करें, खैर बाकी जिन्होंने घर बैठे हुए लेक्चर ले लिया है वो भी, असल तो ये है कि सवाल पहले करें जो दिए हुए हैं, उनका सोल्यूशन मौजूद है, वहाँ से तैयारी होगी तो पास पेपर्स के ऊपर आएंगे ना। वो तैयारी के लिए सवाल नहीं है, वो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ज़बानी समझाया आपको, कल ट्री बना दिया, अब उस ट्री को अप्लाई तो करना है, तो वो अप्लाई करके ही पक्का करते हैं। मटीरियल में भी तो आपने ऐसे ही किया था, मटीरियल में कैसे कंफर्टेबल हो गए आप, सवाल किए तो हुए, ठीक है। अच्छा जी चलें फिर पढ़ता हूं। अ स्किल्ड एम्प्लॉय पोजेसिंग नेसेसरी स्किल्स इज अवेलेबल इन स्पेयर कैपेसिटी एंड ही इज करंटली पेड वेजेस ऑफ 5 पर आवर, उसको 5 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। अब ये 5 रुपए हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, फुल पैसे दे रहे हैं रेलिवेंट, ये रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। स्पेयर जो है, स्पेयर कैपेसिटी जो है, तो ये रेलिवेंट नहीं है। लेकिन वो कह रहा है एक मसला है, मैंने कहा क्या, कहता है आ रिप्लेसमेंट वुड हाउएवर हैव टू बी ऑब्टेन्ड, एक रिप्लेसमेंट हमें करनी पड़ेगी। हमने कहा क्यों, कहता है ऑफ वर्क दैट वुड अदरवाइज बी डन बाय स्किल्ड एम्प्लॉय, जो ये स्किल्ड एम्प्लॉय वेला बैठा था ना, हम उसको क्योंकि गारंटीड वेज दे रहे होते हैं ना 5 रुपए के हिसाब से, तो वो तो स्पेयर कैपेसिटी रखता था, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, अगर हम उसको इधर यूज करते हैं तो फिर अ रिप्लेसमेंट वुड हैव टू बी ऑब्टेन्ड ऑफ द वर्क दैट वुड अदरवाइज बी डन बाय स्किल्ड एम्प्लॉय। तो मैंने आपको ये बताया था, ये देखें, ये स्किल्ड लेबर है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने इसको यूज करना है, ठीक है। और इसके आइडल टाइम अवेलेबल था इसका, और हमने 100 रुपये कमिट किए हुए हैं इसको आइडल टाइम के, पूरे पैसे थे ना ये गालिबन, विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल रेट, हाँ ठीक है। अब हमने कहा यार वेला बैठा हुआ था, इस काम के ऊपर लगा हुआ है, ये शॉर्टेज में थी, हमने कहा चल यार ये काम करता रहे, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब अगर इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इसको लगाना है तो यहाँ से हट जाएगा, जब यहाँ से हटेगा तो ये काम के लिए हमें बाहर मार्केट से लेबर लानी पड़ेगी, यही वाला पॉइंट लिखा हुआ, ये कल पढ़ा था ना, ठीक है। अब इस जैसे 1-2 सवाल भी हैं इन सवालों के अंदर, वो करेंगे तो और कंफर्टेबल हो जाएंगे। सवाल तो मैंने तरतीब में ही कराया है, मसला ये कब आपने नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, संडे आ गया वो सवाल सारे, और ये जो मैं एक सवाल 2 सवाल करवाऊंगा एक आधा होमवर्क में, ये सारे सवाल एक सिटिंग में बैठ के करने वाले यस होके आएंगे रेलेवेंट कॉस्टिंग में इंशाल्लाह। और जो नहीं करेंगे वो, तो ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ये कितनी है जी, ₹4 एट ₹4, तो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन गई, 4 पर आवर, ठीक है। जो इसको दे रहे हैं 100 रुपये कमिटेड हैं आइडल टाइम के, वो तो दे रहे हैं, वो तो वैसे ही जाने हैं, वो हमारे रेलेवेंट नहीं है।
लेकिन जिस काम से इनको हटाया है और इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया है, उस काम के ऊपर बाजार से किसी को लेकर आना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करनी पड़ रही है। तो ये जो रिप्लेस हो रहे हैं, रिप्लेस होने वाले की कॉस्ट जो है हमारी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी ये। फुल वेज रेट इज़ पेएबल फॉर आइडल, उसने अगर नहीं बताया कि कोई परसेंटेज पे कर रहे हैं आइडल टाइम की, तो वो जो कह रहा है 5 रुपये वो फुल ही है। फुल वेज रेट इज़ पेएबल फॉर आइडल टाइम बट कैन वर्क इन प्लेस ऑफ अदर वर्कर्स, तो फिर अपना तो कमिटेड टाइम है, स्पेयर टाइम कमिटेड है, पे तो वैसे ही कर रहे हैं, वो तो कमिटेड कॉस्ट है, वो तो रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जब किसी और की जगह काम कर रहा है उसकी जगह रिप्लेसमेंट, थोड़ा अंग्रेज़ी का मसला है, थोड़ी मुश्किल, अंग्रेज़ी थोड़ी मुश्किल थी, ठीक है ना। तो अंग्रेज़ी का मसला, तो अब मैं अंग्रेज़ी का उस्ताद तो नहीं, कोशिश करूँगा जितनी पढ़ा सका यहाँ पे कॉस्ट के लिए वो पढ़ाऊँगा, कॉस्ट के ही एडजस्टमेंट्स पढ़ाऊँगा, अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा सकता जी। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, हायरिंग कॉस्ट ऑफ दैट अदर लेबर। तो इसलिए मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन गई, 5 रुपये नहीं बल्कि 4 रुपये पर आवर, ठीक है जी। 4 रुपये पर लेबर आवर, और कितने लेबर आवर्स चाहिए, 5, और कितने यूनिट्स चाहिए, ईच कंपोनेंट पे 5 लेबर आवर्स लगने ना, ठीक है। तो यहाँ पे आए स्किल्ड की तरफ, और यहाँ पे मैंने लिखा ₹4 पर लेबर आवर, और हर यूनिट पर, हर कंपोनेंट पर कितने लेबर आवर्स लगने, 5 लेबर आवर्स, और कंपोनेंट्स कितने बनाने, 400 कंपोनेंट्स, 400 यूनिट्स। अगर बहुत तकलीफ हो तो इस 4 के बारे में नोट डाल दें। वैसे मैंने आपको कहा है जब तक वो खुद से कह ना दे कि जो छोड़ा उसके बारे में नोट दो और जो लिखा उसके बारे में भी दो, तो सिर्फ छोड़े हुए के बारे में नोट, जिस चीज़ को यहाँ 0 करूँगा ना उसके बारे में नोट डालूंगा, ठीक है। जिस चीज़ को यहाँ पर 0 करूँगा उसके बारे में तो मैं नोट डालूंगा। ये वर्किंग करके दिखा दी कि 2 कैसे किया है। अब अगर आपने खामखा इसके लिए भी बताना है तो एक नोट नंबर 2 डालें। नोट नंबर 2 डाल के क्या लिखेंगे कि रेलेवेंट कॉस्ट फॉर, वो तो लिख दिया वैसे बाय द वे, ज़रूरत नहीं है, लिख दिया। ये फॉर लिखने का मतलब ही क्या है कि 5 और 4 में से हमने क्या रेलेवेंट लिया है, 4, बस, ठीक है। आगे बढ़ें जी, ये एक अच्छी एडजस्टमेंट थी बीच में। अगला आसान है, करंट रेट ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर इज 3 पर आवर एंड एडिशनल एम्प्लॉय कुड बी अपॉइंटेड फॉर दिस वर्क। वो कहता है सेमी स्किल्ड को जाकर ले आओ बाजार से, तो 3 रुपये पर आवर ये हमारा रेलेवेंट कॉस्ट है, और 5 आवर्स चाहिए और 200 यूनिट्स, तो ₹3 पर आवर। इसमें तो लड़ाई कोई नहीं। अच्छा, अब जिसको ये समझ नहीं आई उसका तो एक नंबर ये कटेगा ना, बाकी तो समझ आ रही है ना, तो सवाल करते रहा करो जी। जो चीज़ थोड़ी सी फंस जाए ऐसे सवाल के अंदर उसको निशान लगाओ, आते हैं आगे चलो, आसान नंबर ले लो फिर वापस आओ। आपके इस सवाल के अंदर अगर आपने मेरे ख्याल में मटेरियल में एक जगह फंसाइया था थोड़ा सा, एक जगह यहाँ पे था, ये 2 चीज़ें फंसा रही थी ना, छोड़ देते, बाकी सारे आसान थे। अब अगर वो 10 नंबर का सवाल है तो 6-7 वैसे ही आगे, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। फिर जो समझ में आए बेस्ट लिख दो, मिलेंगे नंबर, नहीं तो नहीं मिलेंगे, तो पास तो वैसे ही हो गए मेरे सवाल के अंदर, ठीक है जी। इनटू इसके भी 5 लेबर आवर्स चाहिए और 400 यूनिट्स है जी। 6, ये ऊपर वाला भी रह गया, 8000 और 6000। अच्छा, जिससे ये गलत निकला होगा पर्चे में, 2 किलो तो उसने भी सही लिखा होगा, 400 तो उसने भी सही लिखा होगा, तो अगर इसके 2 नंबर थे लेट से, तो 1.5 नंबर, 1 नंबर फिर भी मिल गया। तो नंबर पड़े होते हैं, नंबर बिखरे पड़े होते हैं, बस डरने वालों को नहीं कुछ मिलता जी। पॉइंट 1 डन, पॉइंट ए डन, पॉइंट बी डन, पॉइंट डी डन, पॉइंट सी इतना आसान है कि आप 1 मिनट में कर लेंगे। पहले आप करें, जल्दी करें। जी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी हैं और फिक्स्ड भी। कहते हैं जी जेडी एब्जॉर्ब्स ओवरहेड बाय अ मशीन और रेट करंटली 20 पर आवर, ऑफ विच 7 इज ऑफ वेरिएबल एंड 3 इज फॉर फिक्स्ड। लो भाई, एब्जॉर्ब के अंदर वेरिएबल वाला तो ठीक है आना है, फिक्स्ड वाला जो है ना ये इररेलेवेंट हो जाता है।
ठीक है। अब इसको छोड़ना है तो लिखना पड़ेगा कि क्यों। हम कहेंगे कि जी एग्जिस्टिंग है इसलिए ये इररेलेवेंट है, ये नोट डालेंगे, ठीक है। अच्छा, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकन इट इज एस्टिमेटेड दैट फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय, हाँ ये क्या है, ये एडिशनल है, इंक्रीमेंटल है, ये रेलेवेंट हो जाएगा। स्पेयर मशीन कैपेसिटी इज अवेलेबल इन ईच कंपोनेंट एंड ईच कंपोनेंट वुड रिक्वायर। अच्छा, ये जो है ना, ये ऐसे ही परेशान करने के लिए, मशीन वेली पड़ी है, ठीक है, मशीन को कौन सा आइडल टाइम पे कर रहे होते हैं हम, ठीक है ना, तो कह रहे हैं स्पेयर है यानी बस ठीक है, चुप करके फॉर मशीन, वो कह रहा है जी मशीन की स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, हर यूनिट पे 4 आवर्स लगने हैं, तो बस ठीक है ना, अवेलेबल है तो 4 लगने हैं, ठीक है लगने हैं, बस वो इसलिए दे दिया कि रेट निकालते हुए हर कंपोनेंट को 4 आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, रेट तो पर आवर गिवन है, ठीक है। तो वेरिएबल 7 रुपये पर आवर और हर यूनिट पर 4 आवर्स, और ठीक है हर यूनिट पर 4 आवर्स और टोटल कितने 400 यूनिट्स, ठीक हो गया। चल, तो वेरिएबल ओवरहेड्स ये मुफ्त के नंबर ले लें, वेरिएबल ओवरहेड्स जी ₹3 पर मशीन आ रहा है मेरे ख्याल से, अच्छा सॉरी ऊपर वाला आ गया, 7 पर मशीन आ रहा है ना, इनटू कितने मशीन आवर्स चाहिए, 4 मशीन आवर्स पर यूनिट, और कितने यूनिट्स, कितने कंपोनेंट्स, 400 कंपोनेंट्स। कर लो, मैं अलग अलग कर रहा हूँ जी, वो फिक्स्ड का इंक्रीमेंटल है, वो वेरिएबल नहीं है तो फिक्स्ड ना। वैसे तो आप एक लाइन में ओवरहेड्स लिखकर सारा ब्रैकेट में डाल दो, कितनी को ब्रैकेट डालूंगा जानी बात, तो जितना हो सके वर्किंग भी शो करनी है ना जी, क्योंकि उन्होंने कहा है अप्रोप्रिएट वर्किंग्स करो, तो वर्किंग अप्रोप्रिएट वही होती है जो देख के पता लग रहा हो कि उन्होंने क्या किया, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड वाले डैश लगाओ और इनके बारे में एक नोट डाल दो, नोट नंबर 2 आया, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड FOH आर एग्जिस्टिंग FOH, therefore irrelevant, ठीक है जी। ऐसे अल्फाज लिखने उसे पता लगे, इसको पता है एग्जिस्टिंग एब्जॉर्ब्ड है, एडिशनल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये 3200 का क्या करें, ये भी फिक्स ओवरहेड्स हैं, लेकिन ये कौन से फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, ये क्या कह रहा है जी, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकन एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स विल इंक्रीज, तो ये एडिशनल है, और एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलेवेंट होते हैं, तो फिक्स्ड मसा ही पूरा होया काम। वैसे फिक्स्ड ओवरहेड्स कौन से वाले जी, एडिशनल वाले, कितने हैं ये। अब ये लिखने का मतलब ही क्या है कि ये हमने इनको रेलेवेंट कॉस्ट कहते हुए रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर लिखा है, ठीक है जी, सही है। चलो भाई मेरे बच्चों, अब बताओ आंसर क्या है, नेट रिजल्ट क्या है। पॉजिटिव आया तो 1400 पॉजिटिव है, तो फिर क्या करें, तो नीचे लिखेंगे कंक्लूजन, रिकमेंडेशन या कंक्लूजन, ये लाजमी लिखना है, इसका एक आधा नंबर होता है, इस लाइन का एक आधा नंबर होता है, लाजमी लिखना है, ठीक है। क्या नाम है, JD should accept this special one of order, this order, ठीक है जी। बेटा इंक्रीज बाय का मतलब होता है, इंक्रीज बाय 100 का मतलब 100 से बढ़ा, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ 500 है और मैं कहूँ इंक्रीज्ड बाय, वैसे ही यहाँ पे होना तो नहीं चाहिए सवाल, चले इंक्रीज बाय 100 का मतलब 600 हो गया, और इंक्रीज्ड टू 600 लिखा होगा अगर इसी बात को लिखेगा तो इसका मतलब क्या होगा, 500 से
600 पे ले जाओ, तो अल्टीमेटली मतलब वही है। तो ये दो तरह से बात लिखने का तरीका है। 500 से 600 पर लेके जाना है एक चीज़ को, तो सवाल में वो यूँ भी लिख सकता है कि 500 इंक्रीज्ड बाय 100 रुपया, तो कितना बन गया 600। या वो यूँ भी कह सकता है 500 इंक्रीज्ड टू 600, तो इसका मतलब भी 100 से बढ़ा ही है। चलें जी अगला सवाल देखें। जी बेटा, हैं कल लेक्चर लिया था, सवाल किए थे, तो फिर क्यों नहीं ये बात समझ आ रही। ये देखो बेटा, लेबर हैज़ स्पेयर कैपेसिटी है ना, कह रहा है वो स्किल्ड लेबर की स्पेयर कैपेसिटी है। फुल वेज रेट इज कमिटेड, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, ये अंग्रेजी की मार थी। यहाँ पे क्या कहता है देखो, पढ़ो जुमला। ईच कंपोनेंट, अ स्किल्ड एम्प्लॉय पोजेसिंग नेसेसरी स्किल्स इज अवेलेबल इन स्पेयर कैपेसिटी एंड ही इज करंटली पेड वेजेस ऑफ 5 पर आवर। अब कहीं पे लिखा हुआ है आइडल टाइम पे नहीं करते या कम पे करते हैं, नहीं ना लिखा हुआ, तो मतलब फिर ये गारंटीड वेजेस पूरे 5 रुपये उसकी नॉर्मल वेज ही है, ठीक है ना, इसमें कोई कमी नहीं। कमी हो अब नॉर्मेलिटी की तरफ खुद से नहीं चले जाना, अजम्पशंस खुद नहीं लेने लग जानी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो कह रहा है कि जी स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, लेकिन उसको हम पे कर रहे हैं वेजेस ऑफ 5 पर आवर, पे कर रहे हैं वेजेस ऑफ 5 पर आवर, ठीक है, मतलब आइडल हमने कमिट किया हुआ है, पे जो कर रहे हैं, स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल, लेकिन हम उसको कमिट कर रहे हैं 5 पर आवर। आगे वो कहता है इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो कोई मसला नहीं है सिवाय इसके, वो तो स्पेयर है, पर मसला क्या है, रिप्लेसमेंट वुड हाउएवर हैव टू बी ऑब्टेन्ड, रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी किसकी, उस काम की, ऑफ वर्क दैट वुड अदरवाइज बी डन बाय ये वाली स्किल्ड लेबर। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये वाली एग्जांपल बनी है ये, ठीक है। स्किल्ड लेबर स्पेयर टाइम रखती है, लेकिन फिलहाल इस पे लगी हुई है। अगर इसको हम यहाँ यूज़ कर लें तो जो 100 रुपया इसको दे रहे हैं कमिटेड, वो तो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, वो तो पहले ही दे रहे थे, वो तो हमारे डिसीजन के बदलने से नहीं चेंज हुआ। हाँ, जो इसको यहाँ से हटाकर इधर लगाया, इस काम के लिए जो बाहर से बंदे लाए, वो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, और वो हमारे सवाल में क्या थी 4, ठीक है जी। नहीं समझ आई, फिर समझा देते हैं। R2 की क्लास है। अच्छा फिर ऐसा करें, सिर्फ ये सवाल मेरे साथ मिलके पढ़ लें फिर चले जाएं, ठीक है, बल्कि आप चले जाएं R2 वाले, ये होमवर्क, ये भी होमवर्क हो गया, ठीक है, एक होमवर्क था, 2 होमवर्क हो गए। अब 5 रुपये का सवाल मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो कि यार हम ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, हमारे काबू में है चीज़ें, हम आधे पौने सवाल को सही कर लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। फिर ये सवाल मैं इंशाल्लाह मंडे को करवाऊँगा, ऐसे नहीं है, मैं खुद करवाऊँगा, और इसको जो है वो डिस्कस कर लूँगा, या ज़रूरत महसूस की तो ये भी कर लेंगे। ये ICAP का सवाल है, थोड़ा लंबा है सवाल, सवाल से परेशान नहीं होना, सोल्यूशंस अवेलेबल है, ठीक है। तो R2 वाले निकल जाएं, हम सिर्फ ये सवाल पढ़ रहे हैं, एंड से देख लेना लेक्चर, सिर्फ पढ़ रहे हैं, अगर कर लिया कुछ तो देख लोगे, वैसे नहीं पढ़े करेंगे नहीं कुछ, कोशिश यही है, बस सवाल पढ़ाता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट, हाँ सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट कह रहा है कंप्यूट करो, ठीक है। तो शायद जो है वो मतलब मिनिमम बिड प्राइस, उसने मुश्किल लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया, मिनिमम बिड प्राइस, बल्कि उसने खुद ही कह दिया सिर्फ क्या निकालो, रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। ना ये लिखना है हमने रिक्वायरमेंट में, ना ये निकालना है, ना वो दूसरे वाला टाइप है कि ये कॉस्ट सारी लिख के नीचे प्रॉफिट ऐड करना है, बस उसने क्या कहा है, रेलेवेंट कॉस्ट निकाल दो, सिंपल, सिंपल इज दैट जी। पढ़ें पहले पूरी रिक्वायरमेंट तो पढ़ो। कंप्यूट रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल मोटर, अच्छा कोई मोटर बनानी है हमने, टेक्सटाइल मोटर। गिव ब्रीफ रीजंस फॉर द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कॉस्ट फ्रॉम योर कंप्यूटेशन। अब ये बड़ा मसला था, जो डालनी है कॉस्ट या जो निकालनी है कॉस्ट नहीं डाली, एक्सक्लूड की है, दोनों के बारे में ब्रीफ रीजंस देनी है। तो ये थोड़ा सा मज़े का सवाल है, लिख के लाओगे तो फिर मैं भी लिख के दिखाऊंगा, आपको पता लगेगा कि आपने क्या लिखा और हमने क्या लिखा, ठीक है। जी हाँ, तो और नहीं लिखना, एक्सक्लूड ऐसे करना है जैसे यहाँ किया है, एक्सक्लूड ऐसे करना है, फिर इसके आगे नोट डाल देना है, क्यों जी, इस वजह से, ठीक है। अब इस सवाल में तो ये बड़ा मसला है,
ये लिखा है 6600, इसमें ये 5.5 क्यों लिया था? 5.5 क्यों लिया था? क्योंकि रेगुलर यूज़ वाला था, तो हमने एग्जिस्टिंग को कभी नहीं छेड़ना होता, हम मार्केट से। अब ये बताओगे बिकॉज दिस मटेरियल इज़ यूज रेगुलरली, देयरफॉर इट्स रेलेवेंट कॉस्ट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या परचेज प्राइस। ये लिख के बताना है। जी हाँ जी, तो डालें तो जी बेटा डालने पड़ेंगे, पेपर पास नहीं करना, रहने दो ना डालो, ठीक है। हाँ, उसने नंबर भी तो 10 रखे हुए हैं, 10 नंबर के लिए 18 मिनट हैं, और ये सवालों के लिए क्या है, मतलब आसान सवाल है अगर कॉन्सेप्ट हो तो नोट इतना की डालना है। मैंने कितनी को बात की है कि मटेरियल नहीं, उसने क्या लिखा है, अब एग्जामिनर है ना, उसने रिक्वायर किया है गिव ब्रीफ रीजंस, आप ना लिखें, अगली बार फिर लिख लीजिएगा बेटा, वो उसने कह जो दिया, फिर सवाल तो माई बाप होता है, ठीक है, सवाल तो माई बाप है, उसने कह दिया तो, वरना मैंने आपको ये कहा है कि जो छोड़ो सिर्फ उसके बारे में लिखो। ये जनरल जो है वो गाइडेंस यही है, असम्पशन नहीं, जनरल गाइडेंस ये है। लेकिन अब सवाल खुद कह रहा है कि जो इंक्लूड किए वो भी बताओ, तो फिर आप गले पड़ जाओ, कौन नहीं, मैंने नहीं करना, जाओ कर लो जो करना है, फिर उसने जो करना होगा वो कर लेगा जी। ओके पढ़ो। टिच्ची लिमिटेड is engaged in manufacturing of a specialized motor. Company had been asked to provide a quotation for building a motor for a large textile unit. A मोटर है, एक ही कल्ली मोटर है, आ मोटर बहुत बड़ी मोटर होगी ना, एक ही मोटर का ऑर्डर आया है, ठीक है, जाहिर सी बात है, टेक्सटाइल किसी कहता है जी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए एक मोटर बनानी है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय TL's टेक्निकल मैनेजर इन अ 1 hour मीटिंग विद द पोटेंशियल कस्टमर। ये टेक्निकल मैनेजर साहब ने पूरा 1 घंटा मीटिंग की है जो कस्टमर है उसके साथ। मैनेजर को हम एनुअल सैलरी पे करते हैं 2500 पर 8 आवर्स, यानी कि एनुअल सैलरी मिसाल के तौर पे जितनी भी थी उसको डिवाइड किया होगा उन्होंने, लेट से 48 आवर्स के साथ, तो वो 2500 लेट से आ गया होगा, मतलब कोई होगी सैलरी, हमें इससे क्या मकसद कहने का ये है कि उसने ये 2500 पर 8 आवर डे सैलरी दी है, तो 2500 पर 8 आवर डे है, तो फिर पर आवर कितनी होगी, को बता सकता है जी? 312.5, 2500 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 312.5। ये सारी बात पर आर, ये सारी बात करने का कोई मकसद ही नहीं है। क्यों? एग्जिस्टिंग सैलरी, एग्जिस्टिंग, ये तो फिक्स्ड ओवरहेड है, इसको क्या करना है, इग्नोर। पर बताया इसलिए क्योंकि अब आपने जो इग्नोर करना है वो भी बताना है, दूसरे तो वैसे ही बताना था, लेकिन जो कंसिडर करना है उसके बारे में भी अंग्रेजी लिखनी है। थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बताता जाऊंगा, लेकिन लिखना तो खुद है, ठीक है, लिखेंगे खुद, कल फिर मैं बता दूंगा। अच्छा जी, तो ये तो होगी कहानी खत्म। नेक्स्ट, द मोटर वुड रिक्वायर, अब एक ही मोटर है भाईजान, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में क्या लिखोगे, वैसे अब नोट ना करना, लेकिन वैसे अगर मैं कहूँ कि आपने लिखना है तो क्या लिखोगे, आप कहोगे एनुअल सैलरी ऑफ मैनेजर इज कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट देयरफॉर इट विल बी इग्नोर्ड, ऐसे एक जुमला लिखना, और क्या करना। अब नोट तो डालने पड़ेंगे आपको, समझ जब है तो क्यों ना डालें नोट, समझ जब है आपको, इग्नोर करने वाले के लिए तो लाजमी लिखना है, और अगर समझ नहीं है तो फिर आपको हक ही नहीं है पास करने का। समझें और फिर जाएं, पढ़ें और फिर जाएं। ओके, क्लियर? तो पक्का रूल याद रखना, जिसे इग्नोर करना है उसके बारे में आपने हमेशा बताना है क्यों किया जी इग्नोर इसको, क्योंकि जी ये कमिटेड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, इसको हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग इग्नोर करते हैं, ठीक है। हाँ, जो लिख लो उसके बारे में माफ़ी है, लेकिन अगर सवाल कह दे तो फिर माफ़ी नहीं है। रिक्वायरमेंट सबसे ऊपर है, हर चीज़ के ऊपर छा जाती है रिक्वायरमेंट। उसने खुद कह दिया, उसका दिल कर रहा है कि बच्चे से वो दोनों बातें सुने, तो सुनाओ, पास नहीं करना, करोगे ना इंशाल्लाह। रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़नी है। मेरे पास FR1 की 2-3 बच्चे आए, मैंने कहा पेपर सॉल्व करके दो, कहते हैं सर बहुत पढ़ा, ये किया वो किया, पेपर नहीं पास हुआ। पेपर सॉल्व करके लाए, अब मैं जो पेपर देखता हूँ, रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना दो, उन्होंने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी साथ बनाई हुई है, पेपर ही पूरा सॉल्व नहीं हो रहा। रिक्वायरमेंट ही नहीं पढ़ रहे, रिक्वायरमेंट पढ़ के समझ ही नहीं आ रही, दूसरी बार पढ़ लो सवाल, तीसरी बार पढ़ लो सवाल, कोई मसला नहीं। रिक्वायरमेंट को समझना सबसे ज़रूरी। मोटर वुड रिक्वायर्ड 120 फुट ऑफ वायर सी विच इज रेगुलरली यूज्ड
TL हैज़ 300 फुट, दफ़ा करो हैज़ को हमने क्या करना, एट अ कॉस्ट ऑफ संक कॉस्ट, रीसेल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू, करंट रिप्लेसमेंट को, हाँ इसको सीने से लगाएंगे और जितनी रिक्वायरमेंट है उसको लेंगे। तो ये सवाल हैं, कहाँ जाने हैं, यहीं पे ही हैं, सारी बातें की हुई हैं। अब हर सवाल में एक आधी एडजस्टमेंट आएगी बरकत के लिए जो फंसाएगी, तो पहले आसान वाली करके फिर उसके ऊपर एक बेस्ट शॉट दे दो, अक्सर वो भी सही होगी इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट। बेटा रीसेल का मतलब स्क्रैप वैल्यू होता है ना, स्क्रैप वैल्यू। बेटा इरेगुलर यूज़ वाले को हम क्या बेच देते हैं स्क्रैप के तौर पे? हाँ ठीक हो गया, शुक्र करो संडे आ गया, तसल्ली से बैठो, सारे रूल्स को दोबारा पढ़ो और सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर आखिर तक मैं तो कहता हूँ एक सीटिंग में कर डालो। रेलेवेंट कॉस्ट वो पढ़ी होनी है, आप उसको यूँ देख के गुजरा करेंगे यार रेलेवेंट कॉस्ट चल 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 27 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, हर क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 मिनट में मैक्सिमम बता रहा हूँ, 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। और बड़े सवाल को निकाल दो तो 1 घंटे में छोटे सवाल आप 1.5 में कर लो और 1.5 घंटे में बड़े सवाल। 3 घंटे तो संडे वैसे ही बनता है, अगर एक सीटिंग में 3 नहीं लगे आपके 4 लग जाएं और एक टॉपिक आपका वो टॉपिक जिसमें से सवाल आता है, ये प्लस अगला डिसीजन मेकिंग, इन दोनों चैप्टर्स में से एक सवाल तो लाजमी आता है, 2 भी आ जाते हैं, 2 भी आ जाते हैं। ठीक है, भाई कह रहे हैं मेरी दफ़ा 2 आए थे, 2 आए थे, टोटल 4 आए थे, इसमें से 2 आए थे, सिर्फ इसमें से 2 आ गए, तो भाई क्या काम करना पड़ेगा ना, पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, सुने जी, 50 kgs ऑफ अनदर मटीरियल दैट इज विज का मतलब अंग्रेजी है बस। तो ये प्राइस ही होती है ना, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैंने बताया था, परचेज करंट परचेज प्राइस का दूसरा नाम रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। कहो तो दिखाऊं, कहो तो दिखाता मेरे चांद, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो तुमने लिखा हुआ है ना, तो फिर मुझे नहीं मिल रहा जी। मैंने 12 कहीं ना कहीं बताया ज़रूर था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मैंने बताया ज़रूर था। ठीक है, तो बहरहाल जो भी है, यस भाई को मिल गया बस, ठीक है, मुझे नहीं मिला, चलें, बहरहाल बताया हुआ। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैंने कहा था दूसरा नाम है ये इसका करंट परचेज प्राइस का, पहले दिन ही शायद जब ये काम शुरू किया था ना तब बताया था। हाँ एसेट वाले में, यस परचेज कॉस्ट मींस, अब एक बार बताई जाती है बात, 2-3 बार कर भी जाती है, लेकिन हर जगह लिखी तो नहीं जाती ना। फिर मैं जब भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ब्रैकेट में परचेज कॉस्ट लिखूं या परचेज कॉस्ट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ब्रैकेट में लिखूं, तो ये तो टाइम का ज़या है। ठीक है, ओके, सवाल पढ़ना है तसल्ली से यार, मैं तो वैसे ही पढ़ रहा हूँ, हालांकि ये तो आपका होमवर्क है, इसलिए तसल्ली से पढ़ना आपने है, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पढ़ रहा हूँ, कोई बहुत ही ज़्यादा चवल चीज़ नहीं है कोई, वो बता दूँ, इसलिए जो होगी मैं बता दूंगा खुद। 50 kg ऑफ अनदर मटीरियल जो कि डी है, एंड 30 अदर स्मॉल कंपोनेंट्स, ये 2 चीज़ें इकट्ठी एक ही पॉइंट में दे दी उसने। ठीक है, वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड, वायर डी वुड बी परचेज फ्रॉम अ सप्लायर एट 10 per kg, सप्लायर सेल्स अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 60, हाउएवर रिमेनिंग क्वांटिटी विल बी ऑफ नो यूज आफ्टर द कंप्लीशन। ऐसे होता है जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक, वो एक रोल है जी हमारे पास, ये तार का रोल है, भाईजान हमें ना 50 किलो ये तार चाहिए, वो कह रहे हैं भाईजान ये बंडल ही 60 किलो का है, 50 का होता ही नहीं है, यार आप हमें 50 दे दो। भाईजान 10 हम कहाँ करेंगे, हमारा तो ज़ाया है, हमने तो बंडल ही बेचना है, अक्सर दुकानों पे जाते हैं ऐसा होता है, तो फिर इनको तो पूरा बंडल खरीदना पड़ेगा 60 वाला, ये प्रोजेक्ट में 50 इस्तेमाल करेंगे, बाकी 10 फारेग है, तो ठीक है फारेगा तो फारेग है। इनको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, 60 किलो की, कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 60 किलो की। ठीक है जी, उसके बाद 30 अदर स्मॉल कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में कह, यार ये तो बहुत आसान सवाल है, मुश्किल मैंने पहले करवा दिया है, सुभान अल्लाह। 2 जी मटीरियल 2 हो गए जी, जाहिर सी बात, मैं क्यों बताऊं, मतलब आप बताएं तो 60 ही लेंगे, सही कह रहे हैं आप, करें किससे नेट कर रहे हो, तो बाकी 10 कहाँ गया, नहीं किससे, मतलब आपने 60 रुपए की एक चीज़ खरीदी, लेट्स से 60 रुपए का मिल गया, आपने रेलेवेंट कॉस्ट 50 बना ली, बाकी 10 क्या है, क्यों इन्वेंट्री में रखें, किसी काम की नहीं है, इस प्रोजेक्ट के अलावा किसी काम की नहीं है, बेचने की बात नहीं कर रहा,
इस प्रोजेक्ट के लिए इस मटेरियल की कॉस्ट 60 किलो ही है, क्योंकि वो कह रहा है कि वायर डी वुड बी परचेज फ्रॉम सप्लायर एट 10, द सप्लायर सेल्स अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 60 पर केजी पर ऑर्डर, हाउएवर रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ विल बी ऑफ नो यूज टू टीएल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब वो कह रहे कोई यूज नहीं है तो फिर क्या करें? ऑर्डर ना करें। ऑर्डर करना है तो ये वायर डी चाहिए, वायर डी चाहिए तो मिलती है मिनिमम 60 किलो, हमें चाहे 50 भी लगानी है, लेनी तो 60 ही पड़ेगी। अब अगली बात उसने नहीं की तो खुद क्यों बेलने में बाजू देते हो? नहीं है तो नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 60 किलो, ठीक है। लेकिन सर अगर वो सेल का लेकिन बताएगा तो फिर देखेंगे, फिलहाल बताया, फिलहाल नहीं बताया, ठीक है। जब बताएगा इंशाल्लाह, आगे सवाल आ रहे हैं, बताएगा फिर सब कुछ करेंगे, फिलहाल तो नहीं बता रहा ना यार। जो सामने वो तो करो। कहने ना फातियाँ छड़ के उड़दियाँ पढ़ो, सामने वाला सवाल हो रहा है वो तो कर लो, पहले वो नहीं करना। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वुड रिक्वायर 250 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर एंड 30 मशीन आवर्स। मशीन आवर्स की हमें से कोई ज़रूरत नहीं होती, मसला इधर लेबर का ही होता है, मशीन। द स्किल्ड, वैसे इसको मशीन आवर्स को यहाँ यूज़ कर लेंगे, देखते हैं। अच्छा, आगे कहता है द स्किल्ड लेबर वर्कर्स आर पेड अ गारंटीड वेज ऑफ 20 पर आवर। ये कोई परसेंटेज नहीं है कि मतलब वो कहेगी 60% दे रहे हैं, नॉर्मल का होता तो बता देता, यानी कि ये जो उनका नॉर्मल रेट है वो गारंटीड है, वो हम पे करते हैं, ठीक है। 20 पर आवर एंड करंट स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल विद टीएल फॉर सच क्लास ऑफ वर्कर इज 100। अब चाहिए कितने मैन्युफैक्चरिंग पर स्किल्ड आवर्स कितने चाहिए? 250, उसमें से 100 हमें ऑलरेडी स्पेयर अवेलेबल हैं। आगे हाउएवर एडिशनल लेबर आवर्स मे बी ऑब्टेन्ड बाय आइदर। अब ये 100 तो मिल गए मुफ्त में, इनकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? नील। याद आ रहा है? कमिट किया हुआ है आइडल टाइम को। ये सारी बातें ना असल में बैठोगे तसल्ली, स्पीड ना मारना, तसल्ली से कर लेना, कोई मसला नहीं। सवाल सारे अगर एक सीटिंग में कर दो ना, यकीन मानो ये टॉपिक जो है खसो खाशाक की तरह बह जाएगा आपके सामने, ठीक है। करोगे ना कोशिश, पास होने वाले इंशाल्लाह इस संडे के ऊपर ये क्वेश्चन 27 क्वेश्चन एक सीटिंग में बैठ के कर डालेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये एंड पे करना। अच्छा, तो 100 लेबर आवर्स की तो रेलेवेंट कॉस्ट होगी नील। अब बाकी जो 150 हैं उनके लिए कहता है ओवर टाइम दे दो इनको या नई हायर कर लो, लेकिन जो नई हायर करोगे उसके लिए एक सुपरवाइज़र भी करना पड़ेगा। अब दो ऑप्शन आ जाएंगे। आप कहोगे करंट को 23 रुपये पर आवर के हिसाब से, कितने 150 इंटू 23 करोगे, एक कॉस्ट आ गई। और दूसरा कहोगे नहीं, ये ऑप्शन 2 क्या है, नए वर्कर ले आओ 21 पर आवर पे इंटू 150, लेकिन पायन एक सुपरवाइज़र भी रखना पड़ेगा जिसको ओवर टाइम देना पड़ेगा, तो उतने आवर्स 20 से। तो इनमें से जो ऑप्शन हायर लोअर क्यों? कॉस्ट है, बस आप लोगों को आ गया यार ये टॉपिक। और क्या है, दो कॉस्ट हैं, अब एक कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट कंपेयर करना है। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर कॉस्ट है तो कंपैरिजन में लोअर, और अगर रेवेन्यू है कंपैरिजन में, बेनिफिट है तो कंपैरिजन में हायर, और कॉस्ट है तो कंपैरिजन में लोअर सेलेक्ट। तो इनमें से दोनों में से फैसला करना है ना, खुद को रखा करो उस जगह। अगर मैं इधर हूं और मुझे दो ऑप्शंस मिले कि मैं करंट लेबर को ओवर टाइम दे दूं या नई लेबर हायर करके एक सुपरवाइजर को ओवर टाइम दे दूं, तो जिसको जो मुझे ऑप्शन सस्ता पड़ रहा होगा वही करूंगा ना। मैं बिजनेसमैन हूं भाई, ठीक है, तो जो ऑप्शन मुझे सस्ता पड़ेगा मैं वही करूंगा। खुद को बिजनेसमैन बना के सोचा करो एक मिनट के लिए, ठीक है। तो यहां से कौन सा आएगा? लोअर। तो 150 आवर्स के लिए लोअर वाली रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। फिर ये मुश्किल तरीन यही एडजस्टमेंट थी, यानी इतना आसान सवाल है, पास पेपर का आसान हो गया क्वेश्चन बैंक से, देख लो। द मशीन ऑन विच मोटर वुड बी मैन्युफैक्चर्ड वॉज लीज्ड बाय टीएल लास्ट ईयर एट अ मंथली रेंट ऑफ 5000 एंड इट हैज़ अ स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 110। द वेरिएबल, हाँ ये वेरिएबल जो है ना, ये काम की चीज़ है, ठीक है जी। और ये 30 आवर्स जो चाहिए थे इसको देख लो। बाकी जो किराए करुए हैं ना जी, उनको भाई जी इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट ईयर हमने लीज की थी मंथली रेंटल के ऊपर, तो वो तो ऐसे कमिटेड कॉस्ट या जो भी कहना हो। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स भी क्या है? A11। तो एक लाइन इनके लिए लिखनी है, ठीक है। तो अब ये भी होमवर्क में चला गया माजरत के साथ, और इसको मैं इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा क्विकली, आके मंडे को करूँगा सही, ठीक है। तो ये 27 सवालों में ये 27वां सबसे एंड पे, इसलिए क्योंकि ये मैंने डिस्कस भी नहीं किया, ये तो बिल्कुल ही टेस्ट है आपका।
अब ये नहीं करना क्या है कि आपकी स्टडी टेक्स्ट को ओपन करो और एग्जाम्पल वहाँ से 1 देखो और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो। नहीं, पास होने वाले बच्चे ये नहीं करेंगे। पास होने वाले बच्चे 26 सवाल एक सिटिंग में करके थोड़ा सांस लेंगे और 27वें के साथ तब आजमाई करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।